Hello friends, good morning to all of you. Welcome to Vimla Vidyalaya e-classes platform. Subject Management Account, chapter number 2, Ratio Analysis. Now we have to discuss sum number 10, Kailas Limited. Kailas Limited. First, the balance sheet of the Kailas Company Limited as on 31st 12, 11 or 12 are as under. Here, 2 years information given in our balance sheet. Balance sheet is given here. Then additional information. Sales 2,40,000, 4,20,000. Additional information में purchase 1,70,000, 3,10,000 purchase expenses is also given. Office expenses, sales, distribution expenses, all are given in our additional information. Then sales, credit sales are 3 times cash sales. यानी कि हमारा जो क्रेडिट सेल्स है वो जो अपना कैश सेल्स है उसका 3 times multiplication by 3 times of our credit sales. The book value of the stock 31st 12 2010 was rupees 80,000 and its market value rupees 70,000. Here स्टॉक की दो वैल्यू दी है 80,000 देन 70,000. हमें कौन सी वाली लेनी है? मार्केट वैल्यू हमें यहाँ पे लेनी है. ठीक है, ये हमारा ओपनिंग स्टॉक है और जो मार्केट वैल्यू है वो लेनी है. फाइंड आउट द फॉलोइंग रेशियो ऑन द बेसिस ऑफ द अबो इंफॉर्मेशन. ग्रोस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, लिक्विड रेशियो, रिटर्न ऑन एम्प्लॉय कैपिटल, स्टॉक रेशियो, डेटर्स रेशियो. Assume here working days 360 days we have to take in our debtors ratio. Okay, now we have to start sum 10 Kailas Company Limited. Practical 10 Kailas Company, page number 129. Okay, first gross profit ratio. Gross profit ratio is equal to, ग्रोस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या है? ग्रोस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100. ओके, ये हमारा ग्रोस प्रॉफिट का फॉर्मूला है. 31st 3 2012 और 11 सेल्स हमें दिया है 2,40,000 इंटू 100. यहाँ पे ग्रोस प्रॉफिट हमें नहीं दिया तो वो हमें फाइंड आउट करना है. उसी तरह 2012 का सेल से 4,20,000. ओके, इतना हमें दिया है. नाउ अभी जीपी ग्रोस प्रॉफिट हमें फाइंड आउट करना है. तो हम लोग कैसे करेंगे ग्रोस प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए? क्या आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन दी है कि जो हम लोग जीपी ग्रोस प्रॉफिट फाइंड आउट कर सकते हैं? नहीं दी. कैसे नहीं दी? देखे, सेल्स दिया है, परचेस एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, यहाँ पे कोई ग्रोस प्रॉफिट है. तो ग्रोस प्रॉफिट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है? ग्रोस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स. ठीक है, सेल्स दिया है लेकिन कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं दिया. तो कॉस्ट ऑफ सेल्स फाइंड आउट करने के लिए हमें कितने सारे फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, लेकिन ऐसे ही फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे जिसकी इंफॉर्मेशन कुछ क्लू हमें दिया हो, वही हम लोग यूज करेंगे.
जैसे कि परचेस और परचेस एक्सपेंसेस दिया है मुझे, तो ये किसी कॉस्ट ऑफ सेल्स हमें जो फाइंड आउट करना वो फॉर्मूला हम लोग ये अप्लाई करें, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो इसी से हमें क्या मिलेगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स मिल सकता है। अगर कॉस्ट ऑफ सेल्स मिल गया तो जो वो फॉर्मूला है उसमें अप्लाई करके हम लोग जीपी यानी ग्रोस प्रॉफिट फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। ग्रोस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस cost of sales 11 12। ठीक है, सेल्स हमें दिया है 2,40,000, 4,20,000। कॉस्ट ऑफ सेल्स हमें यहाँ पे नहीं दिया, तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स को यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल्स इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस परचेस एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओके, 31st 12/11 12 का यार ओपनिंग स्टॉक 2 दिया है हमें 80,000 देन 70,000, तो हमें कौन सा लेना है, 70,000 मार्केट वैल्यू लेना है। ठीक है, परचेज दिया है 10,000, एक्सपेंसिस परचेज दिया 1,70,000, परचेज कितना दिया 1,70,000 और परचेज एक्सपेंसिस हमें दिया है 10,000। क्लोजिंग स्टॉक अपने जो बैलेंस शीट है उसमें 90,000। ठीक है, उसी हिसाब से हमारे बैलेंस शीट में अभी ये जो क्लोजिंग स्टॉक लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो हमारा क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे हमें लेना है, तो ये जो 90,000 है वो हमारे ओपनिंग स्टॉक हो गए, क्योंकि लास्ट ईयर के 2011 के क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर के ओपनिंग स्टॉक होते हैं। परचेज 3,10,000 प्लस 25,000 माइनस 1,10,000। ओके, देखते हैं आगे। $1,60,000 हुआ कॉस्ट ऑफ सेल्स, ये है 3,50,000। ठीक है, ये हमें क्या मिला, कॉस्ट ऑफ सेल्स मिला, यहाँ पे लिख लेते हैं 1,60,000 और 3,50,000, यानी कि 80,000 ग्रोस प्रॉफिट, ये 1,05,000। ठीक है, ये हमें क्या मिला, ग्रोस प्रॉफिट। ये हम अप्लाई कर लेंगे अपने फॉर्मूला में। %33.33%, जहाँ पे 25
ये हमें मिला हमारा फर्स्ट रेशियो, ग्रोस प्रॉफिट रेशियो। ओके, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड, नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100। ओके, यहाँ पे हमें सेल्स दिया है 2011 का। नेट प्रॉफिट हमें कौन सा लेना है? आफ्टर, ठीक है। सेल्स दिए है 2,40,000, लेकिन नेट प्रॉफिट नहीं दिया है। तो अब नेट प्रॉफिट हमें फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये सोचेंगे कि हमारे पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन दी है कि जैसे हम नेट प्रॉफिट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखते हैं अब अपने जो सम्स है उसमें यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन में सेल्स दिया है, परचेस दिया है, एक्सपेंसेस, ऑफिस सेल्स, ये सब दिया है। यहाँ पे नहीं टैक्सेशन का रेट दिया है, नहीं कोई इंफॉर्मेशन नेट प्रॉफिट की दी है। लेकिन हाँ, जब भी ऐसा कुछ हो तो हमें ये याद रखना है कि नेट प्रॉफिट हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम लोग फर्स्ट, हमारे पास ग्रोस प्रॉफिट नहीं था, वो हमने आगे जो नेट प्रॉफिट ग्रोस प्रॉफिट है वो हमने सर्च आउट कर लिया था, फाइंड आउट कर लिया था। उसमें से हम लोग ये सब एक्सपेंसेस अगर लेस करें तो, और टैक्सेशन लेस करें तो हमें नेट प्रॉफिट मिल सकता है या नहीं मिल सकता? इजीली मिल सकता है, ठीक है। कैसे देखते हैं, यहाँ पे देख लो। हमारे पास सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स, सेल्स में से अगर कॉस्ट ऑफ सेल्स लेस करें तो हमें क्या मिलेगा? ग्रोस प्रॉफिट, ठीक है। अगर ये ग्रोस प्रॉफिट मिल गया, इसमें से हम लोग हमारे पास जो भी एक्सपेंसेस है, ऑफिस एक्सपेंस, सेल्स, डिस्ट्रीब्यूट एक्सपेंस, जो टैक्स है वो सब डिडक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? नेट प्रॉफिट। ओके, हम ऐसे कर सकते या नहीं कर सकते? तो देख लो, 31/12/11 सेल्स हमें दिया है 2,40,000। यहाँ पे आगे 4,20,000 ये दोनों दे दिया है। कॉस्ट ऑफ सेल्स हमने आगे फाइंड आउट किया था 1,60,000, 3,50,000, यानी हमें ग्रोस प्रॉफिट मिला 80,000 और 1,05,000। ये हमारा ग्रोस प्रॉफिट है। उसमें से हम लोग जो टेक्स्ट बुक है हमारी, उसमें ऑफिस एक्सपेंस दिया है दोनों ईयर का, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस दिया है। ये दोनों एक्सपेंसेस हमें टेक्स्ट बुक में दे दिया है, ठीक है। टैक्स नहीं दिया, टैक्स की कोई इंफॉर्मेशन हमें नहीं दी। ये रहा
ऑफिस एक्सपेंस और सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, ये दोनों एक्सपेंसेस हमें यहाँ पे दे दिए हैं। तो हमें यहाँ पे 8,000 और 20,000 क्या मिला, नेट प्रॉफिट। ओके, इसी हिसाब से हमें नेट प्रॉफिट कर सकते हैं। अगर टैक्स दिया होता और नेट प्रॉफिट आफ्टर बिफोर या मिडल दिया होता, हम लोग वो जो फॉर्मूला आगे यूज़ करते थे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट, टैक्स लेस करते थे, इंटरेस्ट लेस करते थे, तो वो अप्लाई करना है। अगर वो नहीं दिया और कुछ भी नहीं दिया, तो इसी हिसाब से हम लोग ग्रोस प्रॉफिट में से ये सारे एक्सपेंसेस और टैक्सेस लेस करेंगे तो हमें क्या मिल सकता है, नेट प्रॉफिट मिल सकता है। इसी हिसाब से भी हम लोग फाइंड आउट नेट प्रॉफिट कर सकते हैं। यानी 8,000 यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं और 20,000 देखते हैं हमारे परसेंटेज कितना है, हमें प्रॉफिट कितना अर्न हुआ है वो हम देख लेते हैं। 3.33%, 4.76%। ठीक है, ये हमारा नेट प्रॉफिट रेशियो देख लो एक बार। ओके, डन। नाउ नेक्स्ट थर्ड रेशियो, liquidity ratio. Liquidity ratio is equal to liquidity ratio is equal to liquid assets divided by liquid liabilities (31st 12/11) अभी हमें लिक्विड एसेट्स और लिक्विड लायबिलिटी देखनी है हमारी। हमें ये जो लिक्विड एसेट्स है उसमें स्टॉक नहीं लेना, अरे सॉरी, हमारे पास जो करंट एसेट्स होते हैं उसमें से हम लोग अगर स्टॉक लेस करें तो हमें क्या मिल सकता है, लिक्विड एसेट्स मिल सकता है। अगर वो भी हमें नहीं करना तो सिर्फ जो भी हमारे पास टोटल एसेट्स है, करंट एसेट्स, उसमें से हम लोग क्या लेस करें, स्टॉक, तो इजीली मिल सकता है। देखते हैं यहाँ पे लिक्विड एसेट्स में क्या आएगा, देख लो, स्टॉक नहीं आएगा। डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, बैंक बैलेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, ये चारों ही करंट एसेट्स है। ये स्टॉक भी करंट एसेट्स है, लेकिन लिक्विड एसेट्स ये से ये स्टॉक हमें नहीं लेना। क्यों नहीं लेना, क्योंकि ये जो रेशियो है लिक्विड रेशियो, वो इजीली हम लोग कैश को जो हमारा स्टॉक है उसमें कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन ये जो स्टॉक है और यहाँ पे जो बैंक ओवरड्राफ्ट है वही है जो हम अपने जो डेब्ट से इजीली पे भी नहीं कर सकते और कैश में कन्वर्ट भी नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए हमें स्टॉक को इग्नोर करना है यहाँ पे। और यहाँ पे देखो, क्रेडिटर्स, प्रपोज डिविडेंड और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ये तीनों ही लेना है। अगर यहाँ पे बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं दिया या तो अगर दिया होता तो हम अपने जो लिक्विड लिएबिलिटीज है उसमें बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं लेते। ओके, $25,000, $80,000, $5,000, $7,500, $50,000, ये सभी अमाउंट बैलेंस शीट में दे दी है। 30,000 और 40,000, यानी इसका टोटल हुआ 1,10,000 और इसका 1,90,000।
ओके, आगे लिक्विड लिएबिलिटीज, उसमें क्रेडिटर्स, प्रपोज्ड डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, 11, 12, क्रेडिटर्स की अमाउंट 1,46,000, 1,76,000, 10,000, 20,000, 4,000, 4,000, 1,60,000, here 2 lakh is ओके। हमारे पास ये लिक्विड एसेट्स और लिक्विड लिएबिलिटी मिल गई। हम लोग ये एसेट्स और लायबिलिटीज को 1,60,000, 1,10,000, 1,60,000, 1,90,000 और 2 लाख रुपीज यहाँ पे हमें मिला। $0.69 Gem 1, 0.95 Gem 1, ये हमें लिक्विड रेशियो मिला। देख लो एक बार। ठीक है, समझ में आया? अभी आगे के नेक्स्ट लेक्चर में हम ये सम को कंटिन्यू करेंगे। ओके, आगे के जितने भी फॉर्मूला है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, स्टॉक रेशियो, डेटर्स रेशियो, तीनों रेशियो को हम आगे के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज यही तक स्टॉप करते हैं। ओके, थैंक यू।